गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू हर घर पाठशाला प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक कर्सर और उसकी टाइप्स हैं, जो कि प्लस टू क्लास का डाटाबेस का टॉपिक है। माई सेल्फ गुलशन कुमार अलॉन्ग विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक की आउटलाइन देखेंगे। कौन कौन से जो पार्ट्स हैं कर्सर के वो हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ कर्सर डेफिनेशन, कर्सर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कर्सर की इम्प्लिसिट टाइप और उसके एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल देन कर्सर का। और दूसरी टाइप जो कर्सर की है एक्सप्लिसिट कर्सर, और कैसे हम एक्सप्लिसिट कर्सर को बना सकते हैं। और लास्ट में वर्कशीट है जो कि आपने नोटबुक्स में नोट डाउन करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कर्सर है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कर्सर या ट्रिगर में एक क्वेश्चन जो है हमें एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलता है हर बार। सो आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम कर्सर की डेफिनेशन देखेंगे। कर्सर क्या चीज़ होती है। आप लोगों ने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो हैं, डीएमएल स्टेटमेंट या डीडीएल स्टेटमेंट्स जो हैं, वो एसक्यूएल डाटाबेस के साथ ऑपरेट करती हैं। अब जब भी एसक्यूएल स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन होती है तो डाटाबेस एक प्राइवेट एरिया क्रिएट करता है, जिसको कि कॉन्टेक्स्ट एरिया भी कहते हैं, जहाँ पर वो स्टेटमेंट्स जो हैं, डीएमएल स्टेटमेंट्स जो हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं। और ये जो एरिया है वो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो प्रोसेस हो गई हैं बाय डीएमएल स्टेटमेंट। तो कर्सर जो है वो बेसिकली उस एरिया जहाँ पर एसक्यूएल की एग्जीक्यूशन हो रही है, जिसको कि हम कॉन्टेक्स्ट एरिया भी कहते हैं, उसको एक पॉइंटर है, मींस उस एरिया का एड्रेस उस कर्सर में स्टोर हो जाता है। पीएल एसक्यूएल जो है उसमें अगर हमने कॉन्टेक्स्ट एरिया को कंट्रोल करना है तो हम लोग कर्सर के थ्रू ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कर्सर में एक या एक से ज़्यादा रो जो है, जो कि एसक्यूएल स्टेटमेंट से रिटर्न होगी, वो स्टोर रहती है। और जितनी रोज़ हमारे कर्सर में हैं, एक्टिव एरिया में हैं, उसको हम लोग एक्टिव सेट कहते हैं। एक्टिव सेट जो है दैट इज़ आल्सो अ वेरी फेमस क्वेश्चन इन डाटाबेस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव सेट। तो एक्टिव सेट जो है दैट विल होल्ड द नंबर ऑफ रोज़ दैट आर प्रोसेस्ड बाय या और रिटर्न्ड बाय द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये कर्सर की डेफिनेशन थी। इसके बाद हमारे पास कितने टाइप्स के कर्सर हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ इम्प्लिसिट कर्सर, और ये इम्प्लिसिट कर्सर जो है व्हेनेवर डीएमएल स्टेटमेंट, जैसे हमने कोई डीएमएल स्टेटमेंट इशू करी है डाटाबेस के अगेंस्ट, जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो हम लोगों की जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गई और हमने कोई भी ऐसा कर्सर बनाया नहीं। लेकिन जो इम्प्लिसिट कर्सर हैं वो ऑटोमेटिकली ही डीएमएल स्टेटमेंट के साथ अटैच होते हैं और उनको हम लोग इम्प्लिसिट कर्सर बोलते हैं। सेकंड जो टाइप है कर्सर की, दैट इज़ एक्सप्लिसिट कर्सर। एंड इन एक्सप्लिसिट कर्सर देयर आर मोर कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन और डाटाबेस प्रोग्रामर ओवर द कंटेक्स्ट एरिया। इम्प्लिसिट कर्सर में आपने देखा कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हैं, तो एक्टिव सेट के ऊपर इतना कंट्रोल हमारा होता नहीं है जो प्रोग्रामर हैं डाटाबेस के। और एक्सप्लिसिट कर्सर में ये हम लोग खुद बनाते हैं। डीबी डिज़ाइनर जो हैं या प्रोग्रामर हैं वो खुद एक्सप्लिसिट कर्सर को क्रिएट करते हैं, ताकि जो एरिया जहाँ पर एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं उस एरिया के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल प्रोग्रामर का रहे। तो इसी के साथ हम लोग इम्प्लिसिट कर्सर और इसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे। इम्प्लिसिट
कर्सर का मैंने आपको बताया है कि जब भी DML स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली एक कर्सर जो बन जाएगा उसको हम इम्प्लिसिट कर्सर कहते हैं, और डाटाबेस डेवलपर का उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रहता नहीं है। अब जब हमने सपोज़ कर लो कोई DML स्टेटमेंट इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की इशू करी डाटाबेस के अगेंस्ट, तो इम्प्लिसिट कर्सर जो है वो क्या होल्ड करेगा। अगर इंसर्ट स्टेटमेंट है तो जो वैल्यूज़ डाटाबेस में के टेबल में इंसर्ट करनी है वो वैल्यू इम्प्लिसिट कर्सर जो है वो होल्ड करेगा। और अपडेट या डिलीट के केस में क्या होगा, कर्सर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी रोज़ हमें अपडेट करनी है या डिलीट करनी है। सॉरी। अब इम्प्लिसिट कर्सर का कंट्रोल तो प्रोग्रामर के पास होता नहीं है, लेकिन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनका यूज़ हम लोग अपने PL/SQL ब्लॉक्स में कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें है परसेंटेज फाउंड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट, DML स्टेटमेंट इशू करी है डाटाबेस के अगेंस्ट, और अगर उसने डाटाबेस के अंदर जाकर किसी रो को इफ़ेक्ट कर दिया है तो परसेंटेज फाउंड जो है वो हमारा ट्रू आएगा। और परसेंटेज नॉट फाउंड जो है वो ऑपोजिट होगा परसेंटेज फाउंड के, और ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब DML स्टेटमेंट में कोई भी रो जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हुई है और सेलेक्ट स्टेटमेंट ने कोई भी रो रिटर्न नहीं करी है। तो इसके बाद हमारे पास एक परसेंटेज इज़ ओपन है। ये एट्रीब्यूट इम्प्लिसिट कर्सर के केस में और हमेशा फॉल्स रहेगा, क्योंकि जो हमारा कर्सर है इम्प्लिसिट कर्सर वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और DB इंजन जो है उसको जब ऑपरेशन फिनिश हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज़ कर देता है। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज रो काउंट है। रो काउंट का मतलब ये है कि कितनी रोज़ जो हैं, जैसे सपोज़ कर लो मैंने एक अपडेट स्टेटमेंट दी स्टूडेंट टेबल के अगेंस्ट, तो कितने स्टूडेंट्स को उस अपडेट स्टेटमेंट ने कितनी स्टूडेंट टेबल की रोज़ को अपडेट किया। तो अगर मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं इम्प्लिसिट कर्सर का परसेंटेज रो काउंट एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। ये तो इम्प्लिसिट कर्सर थे। इसमें हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन विद एक्टिव सेट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो एक्सप्लिसिट कर्सर हैं वो क्या होते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है अब हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लिसिट कर्सर आर प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर। मीन्स हम जो प्रोग्रामर हैं या ह्यूमन बीइंग जो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दे विल क्रिएट अ एक्सप्लिसिट कर्सर। ताकि क्यों ये कर्सर हम लिख रहे हैं, ताकि जहाँ पर जिस एरिया में हमारी DML स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन हो रही है उस एरिया का कंट्रोल हमारे पास ज़्यादा रहे। अब एक्सप्लिसिट कर्सर जो है आपको पता है PL/SQL ब्लॉक में सेक्शंस हैं, जैसे डिक्लेरेशन है, बिगिन सेक्शन है, एक्सेप्शन सेक्शन है। तो हम जब कर्सर की डिफ़ाइन करेंगे तो उसको डिक्लेरेशन सेक्शन में लेंगे, और जब हम कर्सर को डिफ़ाइन करेंगे तो उसके साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट भी हमें इशू करनी पड़ेगी। ये इसका सिंटेक्स है। आप लोग कर्सर कीवर्ड लिखोगे, कर्सर नेम जो है वो आप खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद इज़ जो है वो प्री डिफाइंड कीवर्ड है, और आफ्टर दैट आप लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग अपना कर्सर बना सकते हैं। स्टेप्स क्या हैं, इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें एक डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कर्सर की, जिसमें कि हम लोग कर्सर का नाम लिखेंगे और उसके साथ कौन सी सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने इशू करनी है। जैसे मैं अगर स्टूडेंट टेबल की बात करूं
तो मैं एक C_students नाम का टेबल बनाऊंगा और उसमें मैं आईडी, नेम और रोल नंबर स्टूडेंट टेबल से फैच कर लूँगा। उसके बाद हम लोग कर्सर हमने बना दिया है। उसके बाद हमने कर्सर को ओपन करना है। ओपन करने का मतलब ये है कि हम लोग कर्सर को मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ताकि जो रोज़ हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट द्वारा रिटर्न हो वहाँ पर जाकर स्टोर हो सके। तो इसके लिए हम लोग ओपन कीवर्ड लिखेंगे और जो हमने कर्सर बनाया है जैसे सी स्टूडेंट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इस कर्सर को ओपन कर दिया जाए। तो ये 2 स्टेप हो गए। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ फैचिंग द कर्सर। हम लोगों ने अभी सिर्फ कर्सर का नाम रखा है और कर्सर को क्या दिया है, ओपन किया है। अब हम इसमें कर्सर में वैल्यूज़ जो हैं वो फैच करेंगे। और फैचिंग कैसे होती है, 1 बाय 1 एक एक रो करके हम लोग कर्सर में वैल्यूज़ जो हैं डाल देंगे। जैसे कि हमारे पास फैच कर्सर नेम इनटू CID, सी नेम और सी एड्रेस। तो एक एक रो स्टूडेंट टेबल की C_student में फैच होने लग जाएगी स्टेटमेंट से। और जब हमारा कर्सर का जो भी हमारा लॉजिक है कर्सर में वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद हम लोग कर्सर को क्लोज़ कर देंगे। तो क्लोज़ करने के लिए हम इशू करेंगे क्लोज़ C_student। इसके बाद हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आता है कर्सर का, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग एक एक्सप्लिसिट कर्सर जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें डिक्लेरेशन सेक्शन है। यहाँ पर 2 वेरिएबल मैंने जो है वो CID नेम स्टूडेंट, CID नेम स्टूडेंट डॉट नेम परसेंटेज टाइप, इस तरह से मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया है कि जो कर्सर है दैट विल बी इनिशियलाइज्ड इनसाइड द डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट बना लिया है कर्सर C_student और जिसमें मैंने ID, नेम स्टूडेंट टेबल से सेलेक्ट स्टेटमेंट में इन्वॉल्व कर लिए हैं। जैसे ही बिगिन ब्लॉक शुरू हुआ मैंने स्टूडेंट कर्सर को ओपन कर दिया और यहाँ पर एक लूप लगाई गई है जिसमें कि C_student में CID और नेम जो है वो फैच होंगे। और ये लूप एग्ज़िट कब करेगी, जब C_student परसेंटेज नॉट फाउंड, मतलब जब तक स्टूडेंट टेबल के अंदर लास्ट रिकॉर्ड C_student से कर्सर में फैच नहीं हो जाता। और उसके बाद हम लोग एक आउटपुट जो कंसोल है उसके ऊपर राइट ऑपरेशन देंगे जिसके लिए हम dbms_output.put_ लाइन का यूज़ करते हैं। तो ये लूप इस तरह से हमने एक कर्सर बनाया, उसमें हमने वैल्यूज़ फैच करी, अपने अपना लॉजिक जो है वो इसके अंदर एम्बेड किया और हमारा जो रिज़ल्ट है वो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी ID और नेम हैं वो सारे के सारे हमारे जो कंसोल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर वो ID और नेम जो है वो आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद लास्ट जो थिंग है दैट इज़ आल्सो अ क्लोज स्टेटमेंट। क्लोज स्टेटमेंट हमें कर्सर को बंद करना भी ज़रूरी है, तो हम क्लोज स्टेटमेंट इशू करके इस कर्सर को फाइनली जो है वो क्लोज़ कर देंगे। स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक था। आपको कोई इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आज की वर्कशीट जो है उसमें ट्रू एंड फॉल्स हैं, इम्प्लिसिट कर्सर ऑटो जनरेटेड है क्या, कॉन्टेक्स्ट एरिया वो लोकेशन है जहाँ पर डाटा रिजाइड करता है, एक्सप्लिसिट कर्सर में प्रोग्रामर का एक्टिव सेट के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रहता है, और
सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कर्सर में यूज़ होती है। तो ये तो ट्रू फॉल्स थे और ये सारे प्रेजेंटेशन में कवर किए गए हैं अगर आप ने ध्यान से सुना है इसको तो। और उसके बाद क्वेश्चन है इम्प्लिसिट कर्सर और इसके एट्रीब्यूट आपने लिखने हैं और एक्सप्लिसिट कर्सर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।